हेलो नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का हमारे चैनल द बिगिनर्स अकेडमी पर स्वागत है। आज हम साइंस के जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं उसको देखेंगे, जो लगभग सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अधिकांश ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, तो चलिए देख लेते हैं क्या है ये। मेरे साथियों, आपके सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। क्या है? निम्न में से किसका उपयोग हाइट को मेजरमेंट करने के लिए होता है। ऑप्शन है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, अल्टीमीटर या प्लानीमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है अल्टीमीटर। अल्टीमीटर का उपयोग हाइट को मेजरमेंट करने के लिए किया जाता है ना। समुद्र तल से हाइट मेजरमेंट करने के लिए अल्टीमीटर का उपयोग करते हैं, और बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब को मेजरमेंट करने के लिए। क्या? वायु दाब मापने के लिए किसका उपयोग? बैरोमीटर का उपयोग। और हाइड्रोमीटर का उपयोग स्पेसिफिक ग्रेविटी का मेजरमेंट करने के लिए करते हैं, है ना। अल्टीमीटर का उपयोग हाइट को मेजरमेंट करने के लिए, और बैरोमीटर का उपयोग वायु दाब को मेजरमेंट करने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए, और हाइड्रोमीटर का उपयोग स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजरमेंट करने के लिए, और प्लानीमीटर का उपयोग 2 डायमेंशनल एरिया का मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। क्या? 2 डायमेंशनल एरिया, 2 डायमेंशनल एरिया का मेजरमेंट करने के लिए हम प्लानीमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर क्या है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? ऑप्शन है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, या फिर बी नंबर है एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, और सी नंबर एसी वोल्टता को डीसी वोल्टता में परिवर्तित करने के लिए उपयोग होता है, यानी कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए करते हैं। और चौथा है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने में प्रयुक्त होता है, क्या परिवर्तित करता है। तो दोस्तों, ट्रांसफार्मर क्या कार्य करता है? एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा बी नंबर। एसी वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का कार्य कौन करता है? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है, स्थैतिक डिवाइस होता है, जो वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने के लिए कार्य करता है ना। वोल्टेज को डाउन और अप करने के लिए हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। इसी को वोल्टेज के अप और डाउन के आधार पर ट्रांसफार्मर को 2 भागों में बांटा गया है। पहला होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, है ना। पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है? वोल्टेज को अप करना, है ना। वोल्टेज को बढ़ाने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं, और वोल्टेज को डाउन करने के लिए, वोल्टेज को घटाने के लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न चलिए देख लेते हैं, ल्यूमेन किसका मात्रक है ना। बहुत एग्जाम में पूछा है, रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन है आपके सामने ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, या इन दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है वह है ज्योति फ्लक्स का, है ना। ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है ल्यूमेन। तो ज्योति फ्लक्स होता क्या है? जो भी लाइटिंग सोर्स है, जो लाइट जनरेट करती है ना, जो लाइटिंग सोर्स है उसमें 1 सेकेंड में जितना भी लाइटिंग एनर्जी बाहर निकालता है, लाइटिंग सोर्स से जितना एनर्जी बाहर निकलता है उसे हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं। आगे समझ, ज्योति फ्लक्स किसे कहते हैं?
जितने भी लाइटिंग सोर्स हैं उससे 1 सेकेंड में निकली लाइटिंग एनर्जी को हम ज्योति फ्लक्स कहते हैं। इसका मात्रक है ल्यूमेन, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? क्या है? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? ऑप्शन है थॉमसन, जेम्स वाट, गैलीलियो, रदरफोर्ड। दोस्तों इसका सही आंसर है वह है थॉमसन। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, है ना। इसमें 3 टर्म है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीनों को खोजकर्ता के बारे में देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज तो जान गया थॉमसन ने की, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। इसका एक ट्रिक भी है, याद कर लेंगे, यदि आसान लगे तो। ईंटा पर नाच, ईंटा पर नाच याद रखेंगे तो ये तीनों याद हो जाएगा। ई से ईंटा, ई से क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, खोज थॉमसन, प से प्रोटॉन और खोजकर्ता कौन है? रदरफोर्ड। नाच हो जाएगा न्यूट्रॉन और खोजकर्ता कौन है? जैसे चैडविक हो जाएगा, याद रखेंगे, है ईंटा पर नाच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? हम दूध से जो क्रीम निकालते हैं उसमें कौन सा बल लगता है? ऑप्शन है अपकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल या बाह्य बल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करता है? विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करता है? ऑप्शन है फैराडे का नियम, लेंज का नियम, ओम का नियम, फ्लेमिंग का नियम। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है फैराडे के नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम के आधार पर विद्युत मोटर कार्य करता है। ठीक है, विद्युत मोटर होता क्या है? विद्युत मोटर यह एक ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। मोटर इसी का जस्ट ऑपोजिट होता है अल्टरनेटर या जनरेटर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है कौन? मोटर। इसका उल्टा होता है जनरेटर। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है कौन? जनरेटर या अल्टरनेटर, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर कितना होता है? ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98.4 डिग्री सेल्सियस या 98.4 केल्विन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना? 37 डिग्री सेल्सियस का सही आंसर है। और इसी के टेम्परेचर की फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। यदि बर्फ के दो टुकड़े को हम दबाते हैं तो दोनों टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? क्योंकि ऑप्शन है उसका दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, या फिर दाब
घटाने से बर्फ का गलनांक बढ़ जाता है, या फिर दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक पहले घटता है फिर बढ़ता है, या फिर दाब और गलनांक में कोई संबंध ही नहीं है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वह है ए नंबर, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? इनमें से कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? ऑप्शन है आपके सामने, चांदी, तांबा, सोना, अभ्रक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा अभ्रक, सॉरी चांदी। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट बहुत अच्छे रेटिंग के साथ फ्लो होता है ना। चलिए अगला प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह है? किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? ऑप्शन है शनि, बृहस्पति, मंगल या नेपच्यून। तो जो इसका सही आंसर है वह है शनि। शनि ग्रह के अभी सबसे अधिक उपग्रह है। बात करें बड़ा की, तो बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, लेकिन सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? शनि, सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? शनि। इसमें कितने उपग्रह हैं? 145 उपग्रह हैं। उसके बाद किसमें है? बृहस्पति में 95। अगला प्रश्न, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? मानव शरीर में डब्ल्यू क्या है? आरबीसी, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? रेड ब्लड कार्पल्स कहाँ होता है? ऑप्शन है हृदय, तिल्ली, यकृत, अस्थि मज्जा। तो जो इसका सही आंसर है वह है अस्थि मज्जा। कहाँ पे? आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में, ठीक है। और यकृत में पित्त का निर्माण होता है। पित्त का निर्माण कहाँ होता है? यकृत में। और प्लीहा या तिल्ली में ब्लड स्टोर होता है। क्या है? ब्लड स्टोर कहाँ होता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं, ब्लड बैंक। ब्लड बैंक के नाम से किसे जाते हैं? प्लीहा या तिल्ली को। क्यों? क्योंकि यह ब्लड को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। और ब्लड बैंक या ब्लड स्टोर कहाँ होता है? प्लीहा या तिल्ली में, ठीक है। अगला प्रश्न, कोशिका की आत्महत्या की थैली कौन कहलाता है? आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? ऑप्शन है लाइसोसोम, राइबोसोम, न्यूक्लियोसोम, गाल्जी का। तो इसका जो सही आंसर है वह है लाइसोसोम। लाइसोसोम में आत्महत्या की थैली कहा जाता है किसे? लाइसोसोम को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यदि इसमें कोई भी कोशिका टूटती है या खराब हो जाती है तो उसका क्या करती है? भक्षण कर लेती है, नष्ट कर देती है उसे, है ना। इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। यह भी कई बार एग्जाम में पूछा है, रिपीट हुआ है, याद रखेंगे। प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम कहते हैं, आत्महत्या की थैली लाइसोसोम कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जिन शब्द का प्रयोग जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन है वाल्डेयर, वाटसन,
क्रेक या जॉनसन? क्या है? वाल्डेयर, वाटसन, क्रेक या जोहानसन? तो जो इसका सही आंसर है वह है वाटसन। क्या है? वाटसन इसका सही आंसर है। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वाटसन ने किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता होता है? किसे हम डोनर के नाम से कहते हैं, जानते हैं? ऑप्शन है बी, ओ, ए या ए बी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी नंबर। ओ ब्लड ग्रुप क्या है? सार्वत्रिक दाता। ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग सार्वत्रिक दाता के नाम से जानते हैं, और ए बी को सार्वत्रिक ग्राही। सार्वत्रिक ग्राही। ए बी ब्लड ग्रुप जो है वह किसी ब्लड ग्रुप से भी ब्लड को ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, और जो ओ ब्लड ग्रुप है वह किसी को, सभी जितने भी ब्लड ग्रुप हैं उसको ब्लड दे सकता है। इसलिए इसे हम ओ ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक दाता और ए बी ब्लड ग्रुप को सार्वत्रिक ग्राही कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 6.1, 6.6, 7.4 या 8.0। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 6.6। 6.6 क्या है? इसका पीएच मान है। और प्योर ब्लड, शुद्ध जल का कितना? शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7.4। आज जानते हैं पीएच स्केल में 1 से 14 तक का नंबर होता है। 1 से 6 तक में, 1 से 6 तक में क्या होता है? अम्लीय होता है, एसिड होता है, अम्लीय। और 8 से 14 के बीच में क्षारीय होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना है? 7.4 है, अथवा वो क्षारीय प्रकृति का हो गया, है ना? और जो दूध है वह, उसका पीएच मान कितना है? 6.6 है, यानी वह किस प्रवृत्ति का हो गया? अम्लीय प्रवृत्ति का हो गया। चलिए अगला प्रश्न। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ऑप्शन है 110/120, 120/80, 90/120 या फिर 120/90। तो जो इसका सही आंसर है वह है 120/80। 120/80 इसका क्या है? सही आंसर है। 120 हार्ट से लेकर पूरे शरीर के एक एक अंग तक ब्लड का प्रेशर कितना रहता है? 120। और जब वापस होता है तो वो घटकर कितना हो जाता है? सॉरी, कितना कितना हो जाता है? 80। तो 120/80 क्या हो गया? प्रेशर, है ना? व्यक्ति के रक्तचाप कितना होता है? 120/80। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली, मनुष्य के मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे बाहरी झिल्ली कौन है? ऑप्शन है पियामीटर, रिग्नवायड, ड्यूरामीटर या मीटर। इसका सही आंसर है ड्यूरामीटर। अगला प्रश्न। मछलियां किस अंग से सांस लेती हैं? ऑप्शन है नाक, त्वचा, गिल्स, मुंह। इसका सही आंसर है गिल्स। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा है? आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? ग्वाइटर, स्कर्वी, रिकेट्स, पोलियो। तो इसका जो सही आंसर है वो है ग्वाइटर या घेघा रोग।
क्या? घेघा रोग। इसी को घेघा रोग के भी नाम से जानते हैं। आयोडीन की कमी से उत्पन्न कौन सा होता है? गोइटर या घेघा रोग। इसका भी विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिकेट्स बच्चों में होने वाला रोग है, विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। ठीक है, इसी के साथ हमारा यह जो प्रश्न थे समाप्त होते हैं। यह ऐसे प्रश्न जो लगभग लगभग सभी एग्जामों में पूछे गए हैं या बार बार रिपीट हुए हैं, तो इसको आप लोग देख लेंगे। ठीक है, और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।